हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में बच्चों मैं रिवाइज़ करवाने वाला हूं आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवीजन करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 का इंडियन इकनॉमी का। इस चैप्टर का नाम है इंडियन इकनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये पूरा चैप्टर देखो बच्चों आपके एग्ज़ाम में 6 नंबर तक का पूछ सकता है, जिसमें 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 6 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हम इस चैप्टर का रिवीजन पूरा डिटेल में करने वाले हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो आप सिर्फ सारी बातों को मेरी ध्यान से सुनना, स्क्रीन पर सारी चीज़ें आपकी डिस्प्ले होती रहेंगी। सबसे पहले देखो बच्चों, शुरुआत होती है कि हमारी जो इंडियन इकनॉमी है उसमें ब्रिटिश एरा के अंदर सबसे पहले क्या था। तो हम कहेंगे सबसे पहले हम एक्सपोर्टर्स थे किस चीज़ के, रॉ मटेरियल के, यानी कि हम जितने भी रॉ मटेरियल्स होते थे वो भारत से एक्सपोर्ट करते थे, कहाँ, ब्रिटेन। दूसरा फीचर अगर हम कहें तो हम इम्पोर्टर्स थे किस चीज़ के, फिनिश्ड गुड्स के, यानी कि ब्रिटेन में जितने भी गुड्स बनते थे वो सब हम इंपोर्ट किया करते थे। तो ये दो बेसिक फीचर से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। अच्छा हाँ, अब इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इकनॉमी कैसी थी, तो वो हमें कुछ ब्रीफ पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं प्री ब्रिटिश एरा, कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इकनॉमी के कुछ फीचर्स थे। जैसे कि हम वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में फेमस थे। दूसरा, हमारी कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी हम कुछ चीज़ों में अच्छे थे, फेमस थे। अच्छा, इसके बाद ब्रिटिशर्स के आने के पश्चात जो हमने दो मेन फीचर्स देखे, इसके अलावा कुछ और फीचर्स भी हैं। जैसे ब्रिटिशर्स का जो प्राइम मोटो था वो था अपना इंटरेस्ट पहले रखना, यानी कि अगर आप पढ़ेंगे तो जो भी ब्रिटिशर्स पॉलिसीज़ बनाते थे वो अपने देश यानी ब्रिटेन के हित में बनाते थे, ना कि भारत के हित में बनाते थे। तो उनका मोटो बिल्कुल क्लियर था कि उन्हें अपने देश का इंटरेस्ट पहले रखना है और इंडियंस का इंटरेस्ट बाद में रखना है। इसी प्रकार बात करूं एक और फीचर की, तो ब्रिटिश इकनॉमी के टाइम पर हम कह सकते हैं हमारा जो ग्रोथ रेट था या जो हमारी नॉमिनल ग्रोथ थी जीडीपी की या पर कैपिटा इनकम की, वो बहुत कम थी। यहाँ एक डेटा है जो आपसे पूछ सकता है कि 1900 से लेकर 1950 तक लगभग आधा, कह सकते हो आधा आपकी सेंचुरी, हाफ सेंचुरी तक 2% से भी कम पर हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रहा था। और अगर मैं पर कैपिटा की बात करूं तो पर कैपिटा जो हमारा इनकम था वो तो सिर्फ 0.5% रहता था पर ईयर। तो ग्रोथ रेट जीडीपी का भी और पर कैपिटा इनकम का भी बहुत स्लो था। ये बात आपको डेटा की याद रखनी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कुछ सेक्टर्स में डिवाइडेड है, मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड और उसके बाद थोड़ा बहुत ऑक्यूपेशन है, डेमोग्राफी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर हमारी इंडियन इकनॉमी जो थी वो कैसी थी, और ख़ासकर एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें तो वो क्या था। तो देखो, हम कह सकते हैं कि हमारी इकनॉमी थी एग्रेरियन इकनॉमी, यानी कि हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रचलित था काम वो एग्रीकल्चर था। 85% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी विलेजेस में रहती थी और जनरली ज़्यादातर लोग उसमें से एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे। तो इसीलिए हमारी इकनॉमी एग्रेरियन इकनॉमी थी। ग्रोथ बहुत स्लो था, जिसको बोलते हैं स्टेगनेंट। अब क्या फीचर्स थे ब्रिटिश एरा के दौरान हमारे इस एग्रीकल्चर सेक्टर के, वो आप देखना। सबसे पहला फीचर था ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम क्या होता था, जैसा कि यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं, तो इसमें एक ब्रिटिशर है, एक बीच में आपको मिडलमैन नज़र आ रहा है, इंटरमीडियरी नज़र आ रहा है जिसको हम ज़मींदार कह सकते हैं, और कुछ पुअर आपको फार्मर्स नज़र आ रहे हैं, किसान। तो इस तरह का एक मॉडल होता था जिसके अंदर ज़मींदार जो होते थे वो कल्टीवेटर्स से रेंट कलेक्ट करते थे, शेयर क्रॉपिंग यूज़ होती थी उस समय, जो मैं अभी बताऊंगा क्या होता है, और फिक्स्ड रेंट या फिक्स्ड वो अमाउंट ब्रिटिशर्स को डिपॉजिट किया करते थे। और ब्रिटिशर्स ने ज़मींदार्स की ये ड्यूटी लगा रखी थी कि भाई आपको कल्टीवेशन करवाना है और उसमें से कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में या लगान के रूप में, कुछ भी आप समझ लो, हमें देना पड़ेगा। तो ये पूरे मॉडल को बोलते थे ज़मींदारी सिस्टम। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने कहा शेयर क्रॉपिंग आपको बताऊंगा। शेयर क्रॉपिंग बेसिकली एक कह सकते हैं एक्टिविटी थी जिसके अंदर फार्मर अलाउ होता था कि भाई आप
एक पर्टिकुलर एरिया में मिलजुल कर क्रॉपिंग करेंगे और बदले में आप रेंट के तौर पर वो जो क्रॉप्स आपने उगाई वो दे देंगे। तो ये आप पढ़ सकते हो कि फार्मर को अलाउ करते थे कि भाई आप हमारी ज़मीन पर कल्टीवेशन करें, बदले में जो भी कल्टीवेशन होगी उसका कुछ हिस्सा हमें एज अ रेंट दे दीजिएगा ताकि इसको हम यूज़ कर सके। तो इसको बोलते थे शेयर क्रॉपिंग। इसके बाद दूसरा फीचर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का था पुराने मेथड, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग। जैसा कि आप देख रहे हो प्रोडक्टिविटी ब्रिटिश एरा के दौरान बहुत कम रहती थी। उसका रीज़न ये है कि जो टेक्निक्स यूज़ होती थी वो बहुत पिछड़ी हुई थी, बहुत पुरानी थी, जिनसे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो सकती, जो आपको यहाँ पर बताई जा रही है बात। इसी तरह एक और फीचर की अगर बात करूँ, नंबर 3 लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, यानी कि पानी की, जल की जो सुविधा थी वो बहुत कम थी और सारी डिपेंडेंस जो थी वो रेनफॉल पर थी कि बारिश होगी तो फसल अच्छी, बारिश अच्छी नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती थी। तो ये भी एक कह सकते हैं एक फीचर था एग्रीकल्चर सेक्टर का। इसके बाद आगे बढ़ें, बात करूँ एक और एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कमर्शलाइजेशन। ब्रिटिश रूल के दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर में कमर्शलाइजेशन था। कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स ये फोर्स करते थे हमें कि आप फूड क्रॉप्स ना बनाओ और कैश क्रॉप्स ज़्यादा बनाओ। कैश क्रॉप्स क्या होती हैं अभी बताऊंगा भी, जो आप बाज़ार में आसानी से बेच सकते हो, पैसा कमा सकते हो। तो ब्रिटिशर्स का इसीलिए फोकस होता था कैश क्रॉप्स पर ज़्यादा, फूड क्रॉप्स पर कम। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि फूड क्रॉप्स क्या होते हैं, कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, कुछ डिफरेंस बताइए। तो वेरी सिंपल, फूड क्रॉप्स जो आप अपने नॉर्मल कल्टीवेशन सर्वाइवल के लिए करते हो, कैश क्रॉप्स बेचने के लिए करते हो, कमर्शियल पर्पस के लिए करते हो। फूड क्रॉप्स जब उगाई जाती हैं तो उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, लेकिन जब कैश क्रॉप्स उगाई जाती है तो उसको बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। फूड क्रॉप्स के एग्जांपल हैं जैसे वीट, राइस, जो हमारे कंजम्पशन में काम आते हैं। कैश क्रॉप्स के एग्जांपल हो गए टी, कॉफ़ी, जूट, उस टाइम पर जो हम बेचने के लिए बनाया करते थे। तो ब्रिटिशर्स के हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो ये फीचर्स थे ये बड़े ही इंपॉर्टेंट थे। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ। अब इंडस्ट्रियों की अगर बात करी जाए, ब्रिटिश एरा के दौरान इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, ये देखो इंडस्ट्री, तो उसमें फीचर्स बहुत ही सिंपल थे। वो ये कि ब्रिटिशर्स का एक सिंपल सा मोटिव था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी जिसमें हम फेमस थे, उसको उन्होंने धीरे धीरे सिस्टमैटिकली ख़त्म कर दिया या तहस नहस कर दिया। इसको बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये कीवर्ड याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी कुछ फीचर्स की अगर बात करूं, पहले आपको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन दिखा देता हूं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी उनको एक तरह से ख़त्म कर दिया गया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो दैट इज़ नोन एज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, अब इस पे फीचर्स पूछ सकते हैं आप, क्या क्या याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला फीचर है डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी या ट्रेड पॉलिसी। अब देखो ब्रिटिशर्स की अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो पॉलिसी थी वो डिस्क्रिमिनेटरी थी, मतलब भेदभाव करते थे। भेदभाव कैसा कि जब हम ब्रिटिशर्स को सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगा रहे ताकि उन्हें सस्ता मिले, लेकिन अगर हम किसी और देश के साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी और देश को सामान बेच रहे हैं, तो उस पर हैवी टैक्स लगाते थे ताकि हम ना बेच पाएँ। तो ये उनका एक डिस्क्रिमिनेशन करने का तरीका हो गया। सेम वे अगर हम ब्रिटिशर्स से सामान खरीद रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगा रहे, लेकिन अगर हम कहीं और से सामान इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर हैवी टैक्स लगा रहे हैं ताकि हम कहीं और से सामान ना खरीदें। तो इस तरह की पॉलिसी को बोलते थे डिस्क्रिमिनेटरी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। या फिर हम अपने हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर बाहर बेच रहे हैं तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया ताकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी ख़त्म हो जाए। तो कुल मिलाकर इस पॉइंट को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी। अच्छा, एक और बात करूं अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो एक और फीचर था कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था हमारे देश के अंदर वो इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहा था या इसलिए उसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पा रही थी क्योंकि यहाँ पर जो हम गुड्स बना रहे थे वो हैंडमेड थे, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपने देश के मशीन से बने हुए गुड्स सस्ते दामों पर हमारे देश में बेच देते थे। तो उनसे कॉम्पीट कर पाना हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रियों के लिए मुश्किल था, पॉसिबल नहीं था। तो धीरे धीरे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इसलिए ख़त्म होनी शुरू हो गई। तो ये भी इज़ वन ऑफ द रीजंस, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स।
एक और फीचर की अगर बात करूं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, तो वो था रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन, जिससे मार्केट एक्सपेंशन में उन्हें मदद मिली। किन्हें? ब्रिटिशर्स को। अब ब्रिटिशर्स अपना सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके या सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बेचना शुरू कर चुके। तो ब्रिटिशर्स को बहुत फ़ायदा हुआ रेलवेज़ के इंट्रोडक्शन से। उनकी इंडस्ट्रीज़ थोड़ा सा ग्रो कर पाई, उनका मार्केट जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, आसान हो गया। तो ये ब्रिटिशर्स के लिए एक तरह से कह सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट था। अच्छा, और बात करूं अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक और इम्पॉर्टेंट फीचर की, वो थी ब्रिटिशर्स का रोल बहुत लिमिटेड था। वेरी लिमिटेड रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी कि पब्लिक सेक्टर। वो ज़्यादा उन्होंने कहीं पर इंडिया के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करा। सिर्फ 3 मेजर अगर इन्वेस्टमेंट आपको दिखाऊं तो वो थे सिर्फ रेलवेज़, पोर्ट्स और कम्युनिकेशन के लिए जो आप देख रहे हो। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट बहुत ना के बराबर थी। तो ये भी ब्रिटिशर्स के मतलब हम एरा का एक फीचर याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब फॉरेन ट्रेड की अगर मैं बात करूं, यानी कि यहाँ पर हम सिर्फ अगर ये देखें इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था, मतलब विदेशों के साथ हम व्यापार जो करते थे वो कैसा था, उसके बहुत सिंपल फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या था? देखो, ट्रेड में एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड, बिल्कुल पहला पॉइंट, ये सबसे बेस पॉइंट है इस चैप्टर का, कि हम जितने भी रॉ मटेरियल्स थे वो बाहर बेच दिया करते थे और जितने फिनिश गुड्स होते थे वो बाहर से खरीद लिया करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें इस तरह का ही बना दिया था। तो यही आप देख रहे हो कि जो भी रॉ मतलब कॉटन है, जूट है, ये सब हम बाहर बेच रहे हैं और उनसे बने हुए फिनिश प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो ब्रिटेन से बन के आ रहे हैं। तो ये हमारा एक सबसे बड़ा मतलब ट्रेड का पॉइंट बन गया। अच्छा, दूसरा ट्रेड का पॉइंट अगर मैं बोलूँ वो था मोनोपोली कंट्रोल। किसका? ब्रिटिशर्स का। हमारे भारत के ट्रेड पर, यानी जो भी हम व्यापार कर रहे हैं उसमें 50% से ज़्यादा का कंट्रोल था, मतलब 50% से ज़्यादा का ट्रेड हम सिर्फ ब्रिटेन के साथ कर रहे थे। तो यानी कि ब्रिटेन का हमारे फॉरेन ट्रेड पर एक मोनोपोली कंट्रोल था, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा एक और छोटा सा पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए, वो है ट्रेड सरप्लस। अब जो भी हम व्यापार करते थे उससे हमारा जो भी सरप्लस होता था, यानी जो भी हमारा एक्सपोर्ट करके हम पैसा कमाते थे, वो भी हमारे देश की भलाई में यूज़ नहीं करा ब्रिटिशर्स ने, उसे अपने मोटिव के लिए या अपने किसी कह सकते हैं सामान खरीदने के लिए या अपने किसी इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए यूज़ करा। तो यहाँ पर एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेड सरप्लस तो हमें होता था, लेकिन वो सरप्लस हमारे देश के लोगों की भलाई में यूज़ नहीं होता था, उल्टा हमारी वेल्थ को ड्रेन कर दिया गया, यानी कि ब्रिटिशर्स एक तरह से यूज़ करते थे। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है रिलेटिंग टू ट्रेड पॉलिसी या फॉरेन ट्रेड। अब इसके बाद एक आगे बढ़ेंगे जिसमें हमको देखना है डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या थी। लेकिन डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफी का मतलब होता है कि जो हमारे देश के लोग हैं, पॉपुलेशन, उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है अलग अलग पैरामीटर पर, बर्थ रेट, डेथ रेट, इनकम, ये वो। तो डेमोग्राफी को समझना भी बहुत ज़रूरी है उस टाइम की, आज से लगभग 70 साल पहले की या उससे भी साल पहले की, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश के अंदर थे। तो इसके कुछ बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, लेकिन पहली बात हमें ध्यान रखनी है, 1881 में हमारे देश में पहला सेंसस हुआ। सेंसस यानी कि जिसमें आप कह सकते हो जनगणना, जो हर 10 साल बाद होनी थी। तो 1881 के बाद फिर 1891, फिर 10 साल बाद 1901, फिर 10 साल बाद 1911 एंड सो ऑन। लेकिन 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि 1921 में हमारे देश में एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ, मतलब एक चेंज हुआ डेमोग्राफी में। क्या चेंज हुआ वो दिखाता हूँ। 1921 से पहले हमारा देश जो था उसमें पॉपुलेशन कभी बढ़ रही थी, कभी कम हो रही थी, कभी बढ़ रही थी। लेकिन 1921 के बाद हमारे देश की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रही। तो यानी कि इसको माना जाता है कि 1921 से पहले हम स्टेज 1 में थे ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, लेकिन 1921 के बाद हम स्टेज 2 में आ गए, जिसमें सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ती है और डेथ रेट थोड़ा कम हो जाता है, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्टेज मानी जाती है। तो 1921 को इसलिए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं डेमोग्राफिक कंडीशंस की तरफ। पहला है आपका लिटरेसी रेट बहुत कम था, फीमेल लिटरेसी उससे भी कम था, सिंगल डिजिट में था।
इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि 1 साल से छोटी उम्र के बच्चे जो मर जाते हैं पर 1000 218 बच्चे थे, अभी फ़िलहाल वो काफ़ी घटकर कम हो गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स थी, बहुत कम थी, जो अभी लगभग 70 ईयर्स के आसपास है। इसी तरह अगर बात करें हम कुछ और डेमोग्राफिक कंडीशंस की, तो लिटरेसी रेट है ना, लिटरेसी रेट का मतलब होता है जो लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, उसको लिटरेसी रेट बोलते हैं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब होता है 1 साल से कम उम्र का बच्चा जिसकी डेथ हो गई, तो हर 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हो रही है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। बाकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिंपल है कि आप कितने वर्ष तक जियोगे, इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये कुछ डेमोग्राफिक कंडीशंस पर भी आपसे 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है किसी भी फॉर्म में, है ना, तो ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं एक और इसी चैप्टर के पैरामीटर की, वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, ऑक्यूपेशन मतलब काम, स्ट्रक्चर मतलब कैसा था। तो जब हम ब्रिटिश एरा की बात करते हैं तो ब्रिटिश एरा में जो हमारा काम है ना, वो किस तरह का था, उसका स्ट्रक्चर कैसा था। क्या हम उस समय सर्विस इंडस्ट्री में थे या हम उस समय एग्रीकल्चर में थे, तो उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो वेरी सिंपल लॉजिक, 70 to 75% जनता हमारी प्राइमरी सेक्टर में वर्किंग पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी, यानी 3/4 लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे। सेकेंडरी सबसे कम था और टर्शरी तो थोड़ा सा 15 से 20% के आसपास था। तो ये हमारा ऑक्यूपेशन का स्ट्रक्चर था ब्रिटिश एरा के टाइम पर। अच्छा, कुछ और बातें इसी से रिलेटेड पता होनी चाहिए। एग्रीकल्चर हमारा मेन ऑक्यूपेशन था। एज यू नो, ब्रिटिश एरा के दौरान 70 से 75% वर्किंग पॉपुलेशन क्योंकि हमारी इसी सेक्टर में इन्वॉल्व थी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये होगी पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो इंडस्ट्री के अंदर यानी जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं थी उस दौरान। हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में सिर्फ मात्र 10% वर्किंग पॉपुलेशन लोग काम करते थे। तो देश में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियों के अंदर सिर्फ 10 लोग ही काम करते थे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हम कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट उस समय बहुत कम था, है ना। इसके अलावा अगर बात करूं एक और छोटे से पॉइंट की, तो वो था अनबैलेंस्ड ग्रोथ या रीजनल वेरिएशन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इस चीज़ को लेकर कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ हमारे देश में देखने को मिली या रीजनल वेरिएशन था। कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो बहुत अच्छा कर रहे थे एग्रीकल्चर में, कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो एग्रीकल्चर में ख़राब कर रहे थे। तो एक वेरिएशन था, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है कि एक शिफ्ट देखने को मिला। आप सेकंड पॉइंट पढ़ोगे, एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ, खासकर किन स्टेट्स के अंदर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, बंगाल, यहाँ पर। तो ये एक मतलब दिखाता है रीजनल वेरिएशन, जबकि पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा में ऐसा नहीं था, वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा काम कर रहा था। तो दिस इज़ रीजनल वेरिएशन। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एक और पैरामीटर है जिस पर बात होती है कि ब्रिटिश एरा के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। तो इस पर भी आपसे छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है 3 नंबर तक का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं नटशल में अगर बात करूं तो उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, रेलवेज़, पोर्ट्स या वाटर या एयर ट्रांसपोर्ट्स, या कम्युनिकेशन की बात करें तो पोस्ट और टेलीग्राफ, है ना। तो रेलवेज़ हमने पहले ही कवर करा, अभी आगे भी दिखाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि रेलवेज़ के कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। लेकिन अगर बात करूं पोर्ट्स की तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। रोड्स की, सड़कों की, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। रोड्स बनाई गई थी सिर्फ अपनी आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए या रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, आम जनता को ज़्यादा फ़ायदा नहीं था। सिमिलरली वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट तो फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री थे, बहुत बेकार थे। और कम्युनिकेशन की बात करूं तो जो टेलीग्राफ या पोस्ट थे वो महंगे बहुत थे और आम जनता को उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कुल मिलाकर बहुत ही आप कह सकते हो लिमिटेड पॉइंट्स का ही था, है ना। तो देखो दिखाता हूँ आपको, जैसे ये रोड्स की अगर बात करें तो रोड सिर्फ लिमिटेड बनी हुई थी सो दैट रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। इसी तरह रेलवेज़ जो थे वो ऐसे बनाए गए थे जो पोर्ट से कनेक्टेड हों और ब्रिटिशर्स का जो मार्केट प्लेस है वो बड़ा हो सके। तो उनका अपना मोटिव था इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे। इसी तरह रेलवेज़ पर हमसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसके कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताओ, वो आपको पता होने चाहिए। तो देखो रेलवेज़ इंट्रोड्यूस हुई 1850 में। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये डोमेस्टिक मार्केट एक्सपैंड हुआ, आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर सकते थे, आपके गुड्स एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से बेचना शुरू कर सकते थे, ये फ़ायदा हुआ। दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर बात करूं
तो कल्चरल इंटीग्रेशन मतलब आप पंजाब में रहते हो, आपका दोस्त तमिलनाडु में रहता है, तो बड़ी आसानी से अब वो आपसे मिलने आ सकता है, आप उससे मिलने जा सकते हो। तो एक कल्चरल इंटीग्रेशन हुआ, मतलब मिलाप हुआ। तो ये एक रेलवेज़ का मतलब कह सकते हैं बड़ा ही फ़ायदा हुआ। लेकिन नेगेटिव्स भी हमसे पूछ सकता है। अच्छा, एक और पॉजिटिव है कि जहाँ पर कुछ नेचुरल कैलामिटी या नेचुरल डिज़ास्टर्स हुए, वहाँ पर भी ज़रूरत का सामान आसानी से पहुँचाने में भी रेलवेज़ मदद करता था। तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम रेलवेज़ का लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन हमसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स पूछे कि रेलवेज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो, तो बड़ा वाला नेगेटिव इम्पैक्ट आपको लिखना है कमर्शलाइजेशन। रेलवेज़ के बनने की वजह से, मार्केट प्लेस बड़ा होने की वजह से ब्रिटिशर्स ने और ज़्यादा कमर्शलाइजेशन को मतलब पुश करना शुरू कर दिया, और इंडियन फार्मर्स भी जानबूझकर कैश क्रॉप्स बनाना ज़्यादा प्रेफर करने लगे, क्योंकि उनको लगता था कि अब तो रेलवेज शुरू हो गए और आसानी से हम अपनी क्रॉप्स को बेच देंगे। तो थोड़ा सा ये एक नेगेटिव साइड पर पॉइंट चला जाता है रेलवेज़ के इंट्रोडक्शन का, तो इसको आप ज़रूर मेंशन करना। इसी तरह एक और नेगेटिव बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि रेलवेज़ का नेगेटिव क्या था, तो इसमें आप लिख सकते हो कि इसने हमारे जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं उसको प्रमोट तो करा, पर उस एक्सपोर्ट्स का फ़ायदा हमें नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने रेलवेज़ जो बनाई उसमें उनका अपना फ़ायदा ज़्यादा हुआ, एज इंडियंस या हमने जो एक्सपोर्ट करा भी उसका फ़ायदा हमें उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो इट इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव साइड ऑफ रेलवेज़ हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो हमसे कई बार पूछ लेता है। अच्छा, इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट बस पता होना चाहिए, एज सच सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज कि भाई बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ग्रोथ क्या होती है। बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जिसमें आपके सारे सेक्टर्स और सारे मतलब आपके रीजन्स इक्वली ग्रो कर रहे हैं, तो उसको बोल देते हैं बैलेंस्ड ग्रोथ। लेकिन अनबैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब होता है जिसमें आपका एक सेक्टर तो बहुत अच्छा कर रहा है, कोई और सेक्टर कम अच्छा कर रहा है, तो इसको बोल देते हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ। तो इट इज़ नॉट सो रेलिवेंट एग्जाम के लिए, बस गुड टू नो, मतलब पता है तो अच्छी बात है। अब मैं आपको एक दो पॉइंट्स दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना, या अगर आपको याद है तो मुझे ज़रूर बताना कि हमसे अगर क्वेश्चन ये पूछे कि बताओ ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे टू इंडियन इकनॉमी, तो वो मुझे ज़रूर बताना कि लेट्स सी आपको आता है या नहीं। पर हमने जो ये 20 मिनट में रिवाइज़ करा इस चैप्टर 1 को, आई होप आपको सारे पॉइंट्स याद आए हों, समझ आए हों। फिर भी मैं आपको गाइड करना ये चाहूँगा कि बुक से एक बार ज़रूर गो थ्रू करें सारे पॉइंटों को। ये एक फास्ट रिकैप था चैप्टर का, जिसमें कोशिश थी चैप्टर को समराइज़ करके आपको फटाफट से क्रिस्प फॉर्म में देने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करके, शेयर करके अपने सभी दोस्तों के साथ पहुँचाना, और क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा उसका उत्तर मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।